हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल कैनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। आप कैसे रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स, जिसमें हमने कल फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिसका नाम है बाय मॉनिटरिंग द प्रेशर। अब आज पढ़ने वाले हैं हम बाय टाइट्रेशन मेथड। तो टाइट्रेशन कर कर भी हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज decomposition of हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है। तो ये टॉपिक बेसिकली आईआईटी एडवांस के लिए है। जेई में और स्कूल में इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो H2O2 जिसका रेट कांस्टेंट K है, ये डिकम्पोज होके बनाता है H2O प्लस हाफ O2। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एट टाइम जीरो आपके पास कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा H2O2 का। इनिशियली ये जीरो होंगे क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। अब 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुछ ना कुछ H2O2 डिकम्पोज हुआ होगा, खर्च हुआ होगा। तो आफ्टर सम टाइम T, तो मान के चलिए यहाँ से X खर्च हुआ है, तो ये X बनेगा, ये X बाई 2 बचेगा, और ये रहेगा हमारे पास A माइनस एक्स। तो ये है आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो अगर आपको ये वैल्यूज ऑलरेडी पता होंगी कि इनिशियली क्या था, 15-20 मिनट के बाद क्या बचा होगा, फिर तो रेट कांस्टेंट निकालना बहुत इजी है। दैट इज K इक्वल्स टू 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। बट क्या होगा अगर आपको ये कंसंट्रेशन पता ही नहीं है? तो हाउ विल यू फाइंड दिस अननोन कंसंट्रेशन? अगर आपको यही नहीं पता कि टाइम जीरो पर H2O2 की कंसंट्रेशन क्या थी, और आफ्टर सम टाइम T आपके पास H2O2 डिकम्पोज हुआ है, तो आपके पास कितना H2O2 अभी भी बचा हुआ है इन द सैंपल, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टाइट्रेशन। जैसे आपने स्कूल में भी किया होगा। आपको अगर एक अननोन HCl का सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो अगर आपको पूछा जाए कि उस अननोन HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो आप उसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। आप NaOH के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे, तो उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि आपके पास क्या कंसंट्रेशन रही होगी HCl की। सिमिलरली आप H2O2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टाइट्रेटिंग। तो किसके अगेंस्ट टाइट्रेट करना है? तो concentration of H2O2 can be determined by titrating it with acidified KMnO4 solution। ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी नोन होगी। तो थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे होती है टाइट्रेशन, तो ये आपके पास ब्यूरेट है जिसमें आप अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिल करते हैं और आप उसकी इनिशियल रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो इसके अंदर आपने KMnO4 ले लिया, और यहां पर आपके पास ये जो भी आपका सैंपल है जिसकी भी कंसंट्रेशन आप पता करना चाहते हैं, तो आप इस सैंपल को यहां से कुछ वॉल्यूम ले ले। लाइक आपने 10 ml ले लिया, उस 10 ml को यहां पे पिपेट आउट कर ले। बस आपको यहां से इसको रन करना है। तो यहां पर ही क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होगा तो आप इस ब्यूरेट को बंद कर देंगे।
तो आपके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम यूज होगा। तो आप यहां पे यूज करते हैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे H2O2 की। तो ठीक है, आपने क्या करा, एट टाइम 0, ये टाइम है आपके पास, और यहां पर आपने लिया है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, आपने डाटा रिकॉर्ड किया है एट टाइम 0। टाइम 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। ये जो भी H2O2 था, ये सैंपल आपने लिया और इसको यहाँ पे बीकर में रख दिया और इसको टाइट्रेट किया। टाइट्रेट करने पर आपने नोट किया कि वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है KMnO4 का, तो वो रीडिंग आपने नोट कर ली है V0। फिर आपने इसको फिर से रिएक्शन को ऑन कर दिया, चला दिया। 15 से 20 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद आपने फिर से यहां से सॉल्यूशन पिक किया, ये सैंपल लिया आपने फिर से, बट अब सैंपल में कंसंट्रेशन बदलकर ये हो चुकी होगी, बट आपको थोड़ी ना पता है कि कंसंट्रेशन अब क्या है। तो आपने ये सॉल्यूशन लेना है, फिर से 10 ml लिया और उसको यहां पे डाल दिया इस बीकर में, फिर से टाइट्रेट करेंगे आप और फिर से वॉल्यूम नोट करेंगे कितना वॉल्यूम KMnO4 का यूज हो रहा है। क्योंकि जो KMnO4 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और H2O2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपस में ही रिएक्ट करते हैं। तो इनके बीच रिएक्शन होता है MnO4-1 प्लस H2O2, एसिडिक मीडियम गिव राइज टू Mn2 प्लस O2। ये रिएक्शन होती है इनके बीच में। अच्छा, यहां पर जब 10 या 20 मिनट के बाद जब रिएक्शन हुआ होगा तो ये भी तो बने होंगे, तो क्या ये भी MnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेंगे? नो, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जो भी वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा होगा KMnO4 का, वो H2O2 के लिए हो रहा होगा, तो इसलिए हम सिर्फ H2O2 ही लिख रहे हैं। अब आफ्टर सम टाइम T आपने फिर से यहां से कुछ सैंपल पिक किया और उसको इस बीकर में डाल दिया और फिर से टाइट्रेट किया, तो आपने फिर से रीडिंग नोट करी कलर चेंज होने पर, दैट इज VT। ठीक है, अब आप यहां पे कैलकुलेशन करेंगे कंसंट्रेशन के लिए। तो हम लगा रहे हैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट। क्या बोलता है इक्विवेलेंस कंसेप्ट? कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 किसके इक्वल होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, दैट इज N1V1। ये चलिए आपका H2O2 के लिए हो जाएगा, और N2V2 ये हो जाएगा आपका KMnO4 के लिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी। तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं टाइम 0 पर। टाइम 0 पर मोलैरिटी क्या थी? यहां से आप देख सकते हैं, टाइम 0 पर H2O2 की मोलैरिटी क्या थी? A। तो इसको पुट करेंगे हम यहां पे। टाइम 0 पर मोलैरिटी थी A। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, और H2O2 का वॉल्यूम कितना लिया था आपने? वो आपने फिक्स लिया था 10 ml आपने पिपेट आउट किया, तो ये आपको पता होगा कि वॉल्यूम आपने कितना पिपेट आउट किया है। अगेन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो इसकी कंसंट्रेशन आपको पता होगी, स्टैंडर्ड की पता होती है हमें, और कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो आपने नोट किया है टाइट्रेट करके, इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 5। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेम चीज
अप्लाई करेंगे आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी क्या कंसेंट्रेशन है आपके पास H2O2 की A-X, वैलेंसी फैक्टर 2 और वॉल्यूम ऑफ H2O2 आपने पिक किया था 10 ml। हर बार 10 ml ही आपको लेना है, ये ध्यान रखें कि सेम वॉल्यूम को ही आप हर बार टाइट्रेट करेंगे। कंसेंट्रेशन ऑफ KMnO4 स्टैंडर्ड है, आपने खुद बनाया है तो आपको पता होगा KMnO4 कितना है, और वॉल्यूम आपने एक्सपेरिमेंटली नोट किया है आफ्टर टाइम टी कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है जब तक कलर चेंज हुआ था, और वैलेंसी फैक्टर है इसका 5। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, डिवाइड कर लें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, A/A-X, 2 से 2 कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2O2 से वॉल्यूम ऑफ H2O2 कट जाएगा, कंसेंट्रेशन से कंसेंट्रेशन कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विद V0 अपॉन VT। तो अगर आपको कंसेंट्रेशन नहीं पता तो आप टाइट्रेट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 के। जब इनिशियल कंसेंट्रेशन थी आपके पास A, तब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हुआ V0, और जब आपके पास आफ्टर टाइम T A-X था, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज हुआ VT। तो बस आपको अब फॉर्मूला पता ही है रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 1/T ln इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो अगर आपको कंसेंट्रेशन नहीं पता तो A/A-X किसके बराबर है, V0 अपॉन VT। तो इस फॉर्मूला का आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। यहां पर V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम 0, और VT क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आफ्टर टाइम T, जो कि आप एक्सपेरिमेंटली डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था आपके पास मॉनिटरिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बाय टाइट्रेशन मेथड। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल दें इसको। अगेन ये टॉपिक भी IIT एडवांस के लिए है, जेई मेंस और स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर होता है आपके पास CH3COO C2H5, दिस इज योर इथाइल एसीटेट। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और ये एक्सेस में होता है आपके पास एसिड की प्रेजेंस में, और बनता है यहाँ पर आपके पास CH3CH2OH और CH3COOH। ठीक है, अगेन आप इसको मॉनिटर करने वाले हैं बाय टाइट्रेशन मेथड। तो एट टाइम 0 आपके पास कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन रहा होगा ईस्टर का, इथाइल एसीटेट का। ये आपके पास 0 रहे होंगे इनिशियली, अभी बना ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन चला ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ है। ये कैटलिस्ट है आपका, और कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसकी कंसेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आफ्टर सम टाइम T कुछ ना कुछ इथाइल एसीटेट खर्च हुआ होगा, तो मान के चलिए X खर्च हुआ है, तो ये बचेगा कितना, A-X, और ये बनेगा कितना, X, और ये कितना बनेगा, X। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम इंफिनिटी
एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है। तो अभी सारा का सारा ईस्टर डिकम्पोज हो चुका होगा, मतलब हाइड्रोलाइज हो चुका होगा, और आपके पास ये कितना बना होगा ए, और ये आपके पास क्या बना होगा ए। अब आपको क्या करना है, एक बार टाइम 0 पर आपको ये सैंपल पिक करना है। ये सारा एक ही बीकर के अंदर है। अब टाइम 0 पर आपके पास क्या क्या होगा, टाइम 0 पर आपके पास ईस्टर होगा, टाइम 0 पर आपके पास एसिड होगा। ये नहीं होंगे आपके पास टाइम 0 पर, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, आपने सैंपल लिया, आप इसको टाइट्रेट कर रहे हैं अगेंस्ट NaOH। आप एक्वस NaOH ले लें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहां पर आपने स्टैंडर्ड NaOH लिया है जिसकी कंसेंट्रेशन ऑलरेडी नोन होगी, और यहां पर आप अपना सैंपल लेंगे जिसको आप टाइट्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका जो सैंपल रहा होगा एट टाइम 0, उसमें ईस्टर रहा होगा और उसमें आपका कैटलिस्ट H+ रहा होगा। तो आपका जो सैंपल रहा होगा उसमें क्या रहा होगा, ईस्टर रहा होगा और आपका H+ रहा होगा। अब जो H+ है वही टाइट्रेट होगा अगेंस्ट NaOH। ईस्टर का टाइट्रेशन नहीं होगा NaOH के साथ। तो एट टाइम 0 क्या आप एक बात कह सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम यूज हुआ होगा V0, वो किसकी वजह से हुआ होगा, जितना आपके पास कैटलिस्ट का कंसेंट्रेशन रहा होगा, क्योंकि एसिड ही टाइट्रेट होता है अगेंस्ट बेस, ईस्टर्स बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट नहीं होंगे। तो जो भी यहां पर NaOH का वॉल्यूम कंज्यूम होगा वो कौन कंज्यूम करेगा, एसिड का H+ जो कि कैटलिस्ट था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम t आप कहेंगे सर यहां पर भी तो एसिड है, बट टाइम 0 पर ये एसिड बना ही नहीं होगा, तो इसकी भी टाइट्रेशन नहीं होगी। आफ्टर सम टाइम t तो आपने कुछ वॉल्यूम रिकॉर्ड किया होगा, कितना वॉल्यूम खर्च हुआ है ना। आपने एक बार 0 टाइम पर लिया, फिर आपने 50 मिनट तक रिएक्शन को होने दिया, फिर से आपने सैंपल को कलेक्ट किया। अब जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज होगा वो किस किस की वजह से होगा, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन में कैटलिस्ट भी रहा होगा, क्योंकि कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है, प्लस अब क्योंकि आपके पास एसिड भी बन चुका होगा आफ्टर सम टाइम t, तो इसने भी कुछ ना कुछ NaOH को कंज्यूम किया होगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COOH जो कि आपके पास क्या बन चुकी है X। और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम आपने वॉल्यूम रिकॉर्ड किया होगा, वॉल्यूम रिकॉर्डेड एट टाइम इंफिनिटी। फिर से आपने सैंपल पिक किया, बीकर में डाला, फिर से NaOH को रन किया, फिर से आपने वॉल्यूम रिकॉर्ड किया कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है। तो NaOH किसको टाइट्रेट करता है, सिर्फ एसिडिक कंटेंट को। तो एक तो आपके पास कैटलिस्ट रहा होगा, कैटलिस्ट, और आपके पास रहा होगा कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा और देखें तो कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो हमेशा हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो हम नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, ये मोलैरिटी है। तो निकाल लें कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। एसिटिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, प्लस इनफाइनाइट टाइम पर आपके पास कितना एसिटिक एसिड बन चुका होगा A। तो ये कंसेंट्रेशन है, मोलैरिटी है ये, इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर ले तो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और ये हो चुकी है इक्वेशन 3। अब आप जानते हैं कि अगर आपके पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दैट इज K = 1/T
ln इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो अब आप एक काम करें, आपको ये चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए आपको। तो आप एक काम करें, आप इक्वेशन 3 में से माइनस कर ले इक्वेशन 1 को। तो v इंफिनिटी में से v नॉट माइनस हो रहा है, तो v इंफिनिटी माइनस v नॉट इक्वल्स टू क्या बचेगा, कैटलिस्ट से कैटलिस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। और आप यहीं पर इक्वेशन 3 में से माइनस कर ले इक्वेशन 2 को। अगर आप इक्वेशन 3 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 2 को, तो कैटलिस्ट से कैटलिस्ट कट जाएगा और हमारे पास बचेगा v इंफिनिटी माइनस वी टी इक्वल्स टू a माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 5 मानिए। अब आप 4 और 5 को डिवाइड कर लें, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5, तो क्या बचेगा आपके पास, v इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस वी टी इक्वल्स टू a अपॉन a माइनस एक्स। तो आपने NaOH का डाटा रिकॉर्ड कर रखा होगा, v इंफिनिटी, v नॉट, vt, ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना है हमारे पास, k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln v इंफिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। This is the formula for integrated, this is the formula for rate constant for hydrolysis of ethyl acetate। तो V infinity क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिकॉर्डेड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, और V नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम 0, और Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिकॉर्डेड एट टाइम t। So by using this formula you can monitor the hydrolysis of ethyl acetate। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं टाइट्रेशन मेथड का। दैट इज, ये भी अगेन IIT एडवांस के लिए है, जेईई मेंस और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अगला जो आप पढ़ने वाले हैं वो है मॉनिटरिंग ऑफ आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन। तो इसको भी आप, इस रिएक्शन का भी अगर आप रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइट्रेशन करके पहले कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो ये है एसीटोन CH3COCH3, और इसमें आप आयोडीनेशन कर रहे हैं और ये एक्सेस में लिया हुआ है यहाँ पे आयोडीन, रेट कांस्टेंट K है इसका, और ये हो जाएगा CH3COCH2I प्लस HR। तो अगेन एट टाइम 0 आपके पास कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रही होगी रिएक्टेंट की A। तो इनिशियली ये कितना बने होंगे 0, और ये कितना बना होगा 0। कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन आपके पास आयोडीन की भी रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सैंपल लेना है और इस सैंपल को टाइट्रेट करना है एट टाइम 0, एट टाइम 0। और जब भी रिएक्शन में आयोडीन होता है तो आप देख रहे हैं जब आपके पास एसिडिक कंटेंट होता है तो उसको किसी बेस के अगेंस्ट ट्रीट किया जाता है, टाइट्रेट किया जाता है। जब भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उनको वाइस वर्सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट टाइट्रेट किया जाता है। और जब भी आपके पास रिएक्शन में आयोडीन इन्वॉल्व होगा तो इसको टाइट्रेट किया जाता है ऑलवेज अगेंस्ट हाइपो सॉल्यूशन। तो आपने हाइपो सॉल्यूशन लिया होगा, स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता होगी। तो आप ब्यूरेट लेंगे और ब्यूरेट में क्या भरा जाएगा, स्टैंडर्ड हाइपो, और नीचे आप क्या लेंगे टाइम 0 पर,
ये जो रिएक्शन के रिएक्टेंट थे, ठीक है, ये टाइट्रेट नहीं होता, हाइपो के अगेंस्ट आयोडीन का टाइट्रेशन होता है, तो टाइट्रेट करेंगे इसको और यहां से वॉल्यूम रिकॉर्ड करेंगे कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया है आयोडीन ने। तो मान के चलिए वी नॉट। अब रिएक्शन को चलने दें कुछ समय तक, 15 मिनट 20 मिनट तक रिएक्शन को चलने दें। तो अगर रिएक्शन को आप चलने देंगे तो आपका यहां से कुछ ना कुछ एसीटोन खर्च होगा। तो मान के चलिए x खर्च हुआ, तो यहां से x खर्च हुआ, तो ये बचा कितना x। अगर ये 1 मोल खर्च होगा तो ये भी 1 मोल खर्च होगा। अगर यहां से x खर्च हो रहा है तो यहां से भी क्या खर्च होगा, x। तो ये बचा कितना, Ci2 माइनस x, और ये बनेगा कितना x, और ये भी कितना बनेगा x। ठीक है, अब आप फिर से इस सैंपल को पिक करेंगे। जब आप इस सैंपल को पिक करेंगे तो ना ये टाइट्रेट होगा, सिर्फ ये टाइट्रेट होगा, ना ये टाइट्रेट होगा ना ये टाइट्रेट होगा, क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन सिर्फ आयोडीन को टाइट्रेट करेगा। तो आफ्टर सम टाइम भी आपने सैंपल को यहां पे डाला, फिर से आपने रिकॉर्ड किया कितना वॉल्यूम हाइपो सॉल्यूशन का कंज्यूम हो रहा है, दैट इज Vt। फिर इनफाइनाइट टाइम के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी, तो ये सारा का सारा खर्च हो चुका होगा, ए खर्च हो चुका होगा। तो यहां से भी कितना खर्च होगा, ए खर्च होगा, क्योंकि जब ये 1 मोल खर्च होता है तो ये भी 1 मोल खर्च होता है। अब ये सारा ही खर्च हो गया ए, तो ये बचेगा कितना, Ci2 माइनस ए, और ये बनेगा कितना ए, और ये भी कितना बनेगा ए। फिर से आपने सैंपल को पिक किया, ब्यूरेट में डाला, टाइट्रेट किया, वॉल्यूम रिकॉर्ड किया। ये सारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बात समझे कि टाइम जीरो पर जो भी वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा वो किसने कंज्यूम किया होगा, टाइम जीरो पर जो भी वॉल्यूम कंज्यूम किया होगा वो आयोडीन ने किया होगा, क्योंकि हाइपो सॉल्यूशन किसको टाइट्रेट करता है, सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन को। तो जो भी कंसंट्रेशन रही होगी आयोडीन की, और टाइम टी पर जो भी वॉल्यूम हाइपो सॉल्यूशन का कंज्यूम हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा, आयोडीन की वजह से। क्या आयोडीन बचा है हमारे पास, Ci2 माइनस x। और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम जो भी हाइपो का वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा वो किसकी वजह से हुआ होगा, अगेन आयोडीन की वजह से। कितना आयोडीन बचा हुआ है आपके पास, Ci2 माइनस a। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, और इसको इक्वेशन 3 मान लें। तो अगर आप इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें इक्वेशन 3 को, तो आपके पास आएगा V नॉट माइनस V इंफिनिटी, किसके बराबर आएगा, Ci2 से Ci2 कट जाएगा, आपके पास A बचेगा। लेट दिस बी इक्वेशन 4। सेम आप इक्वेशन 2 में से माइनस कर दें इक्वेशन 3 को, तो Vt माइनस V इंफिनिटी किसके बराबर आएगा, Ci2 से Ci2 कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, A माइनस x। तो यहां से अगर आप इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर ले, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास V नॉट माइनस V इंफिनिटी अपॉन Vt माइनस V इंफिनिटी इक्वल्स टू A अपॉन A माइनस x। अब आप जानते ही हैं फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टी ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या आया है, A अपॉन A माइनस x, V नॉट माइनस V इंफिनिटी अपॉन Vt माइनस V इंफिनिटी। This is the formula for rate constant for iodination of acetone. V naught क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन कंज्यूम्ड एट टाइम 0। V इंफिनिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन कंज्यूम्ड एट टाइम इंफिनिटी। और Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ हाइपो सॉल्यूशन कंज्यूम्ड एट टाइम t। सो इस तरीके से आप मॉनिटर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को बाय टाइट्रेशन मेथड।
That's it for now. Thank you.